जीएसटी में 3B में जो हमने कल देखे थे दो मेथड, पहला फिक्स सम मेथड, दूसरा सेल्फ असेसमेंट मेथड। तो कल हमने वीडियो में समझ लिया था कि दोनों मेथड में कैसे कैसे टैक्स का पेमेंट होना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक जरूर मिल जाएगा। आज हम बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट के बारे में, कि अगर मैं फिक्स्ड सम मेथड में जाता हूं या सेल्फ असेसमेंट मेथड में जाता हूं तो मेरी इंटरेस्ट की लायबिलिटी किस हिसाब से आएगी, इंटरेस्ट मुझे कैसे पेमेंट करना रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स बाय ऑप्टिंग फिक्स्ड सम मेथड। तो अगर आप फिक्स्ड सम मेथड में जा रहे हो तो आपके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी कैसे रहने वाली है। आप सबके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि फिक्स्ड सम मेथड में हमने देखा था कि 35% हमें लास्ट क्वार्टर का या फिर लास्ट मंथ का, जो भी हमने लास्ट क्वार्टर या मंथ सेलेक्ट किया था, तो अगर लास्ट वाली जो रिटर्न थी अपनी क्वार्टरली बेसिस पे गई थी तो लास्ट पूरे क्वार्टर में जितना टैक्स हमारा जमा हुआ था उसका 35% करंट क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ में हमें जमा कराना है। अब डाउट ये था कि क्या 35%, अगर 35% मेरी एक्चुअल लाइबिलिटी से कम है, कि लेट सपोज 35% बन रहा है 3500 रुपए और मेरी एक्चुअल लाइबिलिटी आ रही है 5000 रुपए, तो मैंने तो जमा 3500 रुपए ही कराए हैं, तो क्या फिर भी मुझे ब्याज देना पड़ेगा? तो दोस्तों गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि अगर सिस्टम कैलकुलेटेड जो 35% अमाउंट आप जमा करा देते हो तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का पहले और दूसरे महीने का ब्याज नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड जो 25 तारीख दी हुई है अगले महीने की तब तक आप उसको जमा करा देते हो तो उन 2 महीने का आपके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। और अगर आप 3B जब क्वार्टरली फाइल करने जा रहे हो, वो 3B भी अगर आप टाइम से भर देते हो, लास्ट का जो मंथ है उसमें प्रॉपर टैक्स आप जमा करा देते हो टाइम से, तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स, कोई भी ब्याज आपके ऊपर नहीं लगने वाला है। गवर्नमेंट ने भी एक एग्जांपल दिया है, हम भी उसको एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मैं आपको एक बार लैंग्वेज भी आप चाहो तो रीड कर सकते हो। नो इंटरेस्ट वुड बी पेबल इन केस द टैक्स ड्यू इज पेड इन द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर बाय वे ऑफ डिपॉजिटिंग ऑटो कैलकुलेटेड फिक्स सम ऑफ अमाउंट एज डिटेल इन पैरा 6.1A अबाउ बाय द ड्यू डेट। ये पैरा 6.1 हमने कल डिस्कस कर लिया था। इन अदर वर्ड्स, इफ फाइल फर्निशिंग रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B, it is found that in any or both of the first 2 months of the quarter, the tax liability net of available credit on supplies made received was higher than the amount paid in challan, then no interest would be charged, provided the deposit system calculated amount for each of the first 2 months and discharge the entire liability for the quarter in the form 3B of the quarter by the due date। तो इसमें साफ साफ बोल दिया कि आपकी अगर एक्चुअल लायबिलिटी से कम भी है वो 35% अमाउंट, तो भी आपके ऊपर टैक्स, आपके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। साथ में एक और कंडीशन ये कि आपकी जो एक्चुअल लायबिलिटी है आपने फिर जब 3B की जो रिटर्न भर रहे हो वो आपने टाइमली फाइल कर दी हो तो दोस्तों। अब एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने भी दिया है, हम एक एक्सेल में इस एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं दोस्तों। माना कि हम एक बार अज्यूम करके चलते हैं कि जनवरी 20 से लेके मार्च 20 और जनवरी 21 कर लेते हैं इसको, जनवरी 21 से लेके मार्च 21 का जो क्वार्टर है उस क्वार्टर में आपने टैक्स जमा कराया 10,000 और उस पर्टिकुलर इस पीरियड में आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करी थी। तो अब अप्रैल 21 और मई 21 में आपको कितना अमाउंट जमा कराना है दोस्तों? आपको जमा कराना है आपको अप्रैल में जमा कराना है 10,000 का 35%, तो आपको 3500 सिस्टम कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा फिक्स सम मेथड में। ऐसे ही मई में भी आपको 3500 जमा कराना है और कब तक जमा कराना है? 25 मई और 25 जून तक आपको जमा कराना है। अगर आप ये जमा करा देते हो 3500 रुपए, चाहे से आपकी एक्चुअल लायबिलिटी ज्यादा ही थी, आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नो इंटरेस्ट इन दोनों मंथ में आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब बात करते हैं जून मंथ की, आपकी एक्चुअल लायबिलिटी थी 10,000 रुपए, तो दोस्तों टोटल आपकी जो लायबिलिटी एक्चुअल लायबिलिटी बन रही है वो आ रही है 21,000, ये 21,000 आ रही है। इसमें से आपने 3500 रुपए ये ऑलरेडी जमा करा दिए और 3500 रुपए आपने ये ऑलरेडी जमा करा दिए, बाकी हो गए 14,000। तो अगर आप ये सारी लायबिलिटी 14,000 भी चुका देते हो 22 और 24 जुलाई तक, क्योंकि क्वार्टरली की जो रिटर्न की ड्यू डेट आएगी आप तो 22 जुलाई आएगी, 24 जुलाई आएगी, 20 इसलिए नहीं आएगी क्योंकि क्वार्टरली वाला ऑप्शन है उनके लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। तो आपके केस में 22 और 24 जो भी डेट आ रही है उस डेट तक आप 3B जमा करा देते हो, ये सारी की सारी लायबिलिटी आप उसमें डिक्लेयर कर देते हो, बैलेंस 14,000 रुपए जमा करा देते हो, तो किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट आपके ऊपर नहीं लगने वाला है दोस्तों। तो ये बहुत ही क्लियर कर दिया है गवर्नमेंट ने आप सबको। अब बात आती है क्या मैं ये 25 तारीख के बाद जमा कराता हूं तो क्या होने वाला है? आइए दोस्तों, ये भी गवर्नमेंट ने बोला है, इन केस सच पेमेंट ऑफ टैक्स बाय डिपॉजिटिंग द सिस्टम कैलकुलेटेड अमाउंट इन फॉर्म GST पेमेंट 06 इज नॉट डन बाय द ड्यू डेट,
25 तारीख तक नहीं करते हो, इंटरेस्ट वुड बी पेबल एट द एप्लीकेबल रेट फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म जीएसटी PMT 03 टिल द डेट ऑफ मेकिंग सच पेमेंट। तो दोस्तों ये थी ड्यू डेट, ये ड्यू डेट थी। अब आपने जो पेमेंट किया, ये पेमेंट किया आपने डेट ऑफ डिपॉजिट, लेट्स सपोज आपने पेमेंट किया डेट ऑफ डिपॉजिट, और ये आपने जमा कराया मान लो कि 31 मई को, और ये आपने जमा कराया 30 जून को। तो दोस्तों आपके ऊपर अब ब्याज की लायबिलिटी आएगी जो कि 25 मई से 31 मई के बीच की आएगी। सेम इसमें 25 जून से 30 जून के बीच की आपके ऊपर ब्याज की लायबिलिटी आएगी। इसमें साफ लिखा है इंटरेस्ट वुड बी पेबल एट द एप्लीकेबल रेट फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म जीएसटी PMT 06 टिल द डेट ऑफ मेकिंग सच पेमेंट। तो इस लैंग्वेज के हिसाब से जो क्लियर हो रहा है, इस लैंग्वेज के हिसाब से तो दोस्तों यही क्लियर हो रहा है कि ये जो बाकी के 6 दिन है, 6 डेज, इसी की ही पेनल्टी लगनी चाहिए, इसी का ही ब्याज आपके ऊपर लगना चाहिए, ना कि कंप्लीट पूरे महीने का। इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से तो अभी तक मुझे यही समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर अमाउंट का जो ब्याज लगेगा वो इस पर्टिकुलर पीरियड का ही लगना चाहिए। आई थिंक इसमें क्वेरी हो सकती है आपकी कि इसमें मंथली लगेगा पूरा या पार्ट ऑफ मंथ लगेगा, बट यहाँ पे पार्ट ऑफ मंथ जैसी कोई बात नहीं लिखी है, तो मेरे हिसाब से इतने ही दिन का इसमें ब्याज लगना चाहिए। और अगर कोई क्लेरिफिकेशन आएगी तो हम डेफिनेटली आपको उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन जरूर देंगे। साथ में और ये लिखा है कि फर्दर इन केस फॉर्म GSTR 3B फॉर द क्वार्टर इज फर्निश बियॉन्ड द ड्यू डेट, अगर आपने बियॉन्ड द ड्यू डेट फर्निश करी है तो उसकी एक पर सेक्शन 50 की पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। आपने ड्यू डेट ये थी 22 से 24 जुलाई और आपने भरी 25 जुलाई को। दोस्तों 25 जुलाई को आपने रिटर्न भरी तो आपके ऊपर सेक्शन 50 के हिसाब से भी पेनल्टी ब्याज लगने वाला है। और वो ब्याज कितना लगेगा दोस्तों, आपकी टोटल लायबिलिटी थी 21,000 रुपए, 21,000 रुपए आपकी टोटल लायबिलिटी थी और आप ऑलरेडी चुका कितने चुके हो, 7,000 रुपए। तो 14,000 के ऊपर आपके लिए एक महीने का ब्याज लगने वाला है। इस केस में पार्ट ऑफ द मंथ को पूरा मंथ माना जाता है। तो 14,000 पे अंडर सेक्शन 50 आपके ऊपर 14,000 कैसे आया, टोटल एक्चुअल लायबिलिटी थी इस क्वार्टर की 21,000 रुपए। आप ऑलरेडी आपने कितना जमा कराया, 3500, चाहे आपने लेट ही जमा कराया हो, लेट जमा करा दिया तो उसका ब्याज तो वहां लग गया। और बाकी जो है 14,000 का 1% और 1.5% से अंडर सेक्शन 50 एक महीने का आपके ऊपर ब्याज लगने वाला है अगर आप ड्यू डेट से ऊपर जाते हो। तो ऐसे आप अगर अगस्त में आपके 3B फाइल कर रहे हो तो 2 महीने हो गए। इसका भी एक गवर्नमेंट ने नीचे इलस्ट्रेशन दिया है, इसमें आप देख सकते हो। लास्ट क्वार्टर में 100 रुपीज थे, फर्स्ट 2 मंथ में 35 रुपए जमा करा दिए। जो रिटर्न थी वो ड्यू डेट के बाद भरी, 24 अप्रैल थी लेकिन 30 अप्रैल को उन्होंने भरी, तो 125 रुपए की एक्चुअल लायबिलिटी थी और 35 रुपए जमा हो गए थे। तो 125 माइनस 70 55 रुपए के ऊपर एक महीने का ब्याज अंडर सेक्शन 50 लगने वाला है। तो ये था दोस्तों, अगर फिक्स सम मेथड में जाते हैं तो पहली चीज, अगर आपने 35% ऑटो कैलकुलेट अमाउंट जमा करा दिया है, चाहे एक्चुअल लायबिलिटी ज्यादा हो कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन प्रोवाइडेड आप ऑटो कैलकुलेटेड अमाउंट जो ड्यू डेट है 25 तारीख अगले महीने की तब तक आप जमा करा रहे हो। तो दूसरी चीज, अगर 25 तारीख के बियॉन्ड जमा करा रहे हो तो आपके उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। अगर 3B फाइल करने में लेट हो रहे हो तो आपको उसके ऊपर भी ब्याज देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने दोनों चीजों में लेट हो गए कि जो 25 तारीख थी उसके बाद आपने टैक्स का जमा कराया और 3B में आप लेट हो गए, तो पहले और दूसरे मंथ का तो ब्याज आप ऑलरेडी दे चुके हो, आपके ऑलरेडी अलग से कैलकुलेट होगा। और जो 3B का आपके ब्याज लगेगा वो एक महीने का लगेगा, टोटल एक्चुअल लायबिलिटी माइनस जो आप 2 महीने में जमा करा चुके हो। तो ये 3-4 क्वेरीज थी, ये आई थिंक आपकी क्लियर हो गई होगी ये देखने के बाद। अब इसमें आपके एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है कि सर 35% ऑटो जो कैलकुलेट अमाउंट था वो हमने जमा करा दिया, बट एक्चुअल लायबिलिटी तो हमारी थी नहीं इतनी, तो क्या हम उसका रिफंड हम यूज कर सकते हैं, अगले महीने यूज कर सकते हैं। पहली चीज, आप उसको अगले महीने भी यूज कर सकते हो और आप चाहो तो उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन रिफंड उस पूरे क्वार्टर की रिटर्न फाइल करने के बाद ही आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। दोस्तों अब हम चलते हैं कि अगर फिक्स वाला मेथड नहीं ले रहे भैया, हम तो मेथड ले रहे हैं सेल्फ असेसमेंट वाला ही मेथड, उस केस में क्या होगा, interest amount would be payable as per the provision of section 50 of the CGST Act for tax or any part thereof which remains unpaid paid beyond the due date for the first 2 months of the quarter। अगर सेल्फ असेसमेंट मेथड में जा रहे हो आप दोस्तों तो अंडर सेक्शन 50 में जो फर्स्ट 2 मंथ थे, आपने देखा होगा यहाँ पे आप जब 25 मई की जगह 31 मई में जा रहे हो, एक्चुअल लायबिलिटी आ रही थी आपकी 5,000, आपने जमा कराए, लेट सपोज सेल्फ असेसमेंट मेथड में जा रहे थे तो ये तो अमाउंट आपने जमा कराया ही नहीं, आपकी लायबिलिटी थी 5,000 और 6,000, आपको जमा कराने थे 25 मई और 25 जून तक, और आपने जमा कराया 31 मई 30 जून तक, तो आपके ऊपर 5,000 6,000 की पेनल्टी, 5,000 और 6,000 जो आपकी एक्चुअल लायबिलिटी है उसके ऊपर आपको ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ साफ लिखा हुआ है
interest amount would be payable as per the provision of section 50 of the CGST Act for tax or any part thereof net of ITC आपको मिल जाएगा which remains unpaid paid beyond the due date for the first 2 month of the quarter तो जो ड्यू डेट क्या थी फर्स्ट 2 मंथ की 25 मई और 25 जून तो एक्चुअल लायबिलिटी आफ्टर इनपुट एडजस्टमेंट आपकी 5000 6000 आ रही है और आप जमा करा रहे हो ये 31 मई और 30 जून को तो दोस्तों आपके पूरे अमाउंट पे ब्याज लगने वाला है। हाँ जी दोस्तों आपके ऊपर पूरे अमाउंट पे ही ब्याज लगने वाला है। पहले वाले मेथड में क्या था आपने 3500 यहाँ जमा करा दिया था तो आपके ऊपर क्या होता है उसके पर्टिकुलर केस में जो डिफरेंस अमाउंट था 1500 रुपए और ये वाला अमाउंट उसके ऊपर ही पहले वाले केस में था 3500 और 3500 आपको जमा कराना था तो आपको जो अमाउंट लगता है वो 3500 पे आपके ब्याज लगता। बट सेल्फ असेसमेंट मेथड में आपके पूरे 5000 और 6000 पे ब्याज लगने वाला है, यही फर्क है और इससे ज्यादा कोई भी फर्क नहीं है। इंटरेस्ट कैसे पेड होगा, इंटरेस्ट पेबल इफ एनी सेल बी पेड थ्रू GSTR 3B। तो दो मेथड है, फिक्स सम मेथड, सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स सम मेथड में 35% के हिसाब से जमा करा देते हो, चाहे एक्चुअल लायबिलिटी ज्यादा हो कोई ब्याज नहीं देना है, प्रोवाइडेड 25 तारीख तक आपने जमा करा दिया हो। सेल्फ असेसमेंट मेथड में अगर आप लेट हो रहे हो तो जो एक्चुअल लायबिलिटी थी उसके ऊपर आपको सेक्शन 50 में ब्याज देना पड़ेगा। 3B भी टाइम पे फाइल कर, आप फिक्स सम मेथड में हो 35% भी जमा करा दिया, 3B भी टाइम पे फाइल कर दी तो कोई ब्याज की बात ही नहीं आएगी। फिक्स सम मेथड में हो 35% आपने टाइम से जमा नहीं कराया तो पहला ही ब्याज तो आपके ऊपर वहीं लग गया और दूसरा ब्याज और 3B भी लेट फाइल कर दी तो दूसरा ब्याज आपके ऊपर 3B लेट करने का लग गया। तो ये सारे मेथड हैं, ये सारे तरीके हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के। अगर आपको कोई डाउट हो या आपको जानना हो कि आपको फिक्स सम मेथड में जाना चाहिए सेल्फ असेसमेंट मेथड में जाना चाहिए तो भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी शेयर कर सकते हैं या आप मेल पे भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है goyal.carahul2014@gmail.com goyal.carahul2014@gmail.com। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप हमारे साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब करें चैनल और वीडियो को एग्जिट मत करना। मिलते हैं नए चैनल और नए वीडियो में नई अपडेट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।